नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम है वही स्वास्थ्य बाण, जिसमें हम आपसे बात करते हैं जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और साथ ही साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। ये कार्यक्रम खासतौर से आप तक पहुंचा रही है स्मार्ट संस्था, जो कम्युनिटी रेडियोज के साथ मिलकर प्रचार प्रसार का बेहतरीन काम करती है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। आपको पता ही है, इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख रहे हैं और हमारे रेडियो पर भी सुनते हैं, और हमेशा हर हफ्ते एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े होते हैं आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए। तो ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में एक और बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल जी, जो है सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO आगरा डिस्ट्रिक्ट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे रेडियो पर। थैंक यू सर, अब तो ये हमारा ही नहीं आपका भी रेडियो है। WHO का बहुत सपोर्ट हमें मिलता है और बहुत सही और सटीक जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचती ही रहती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि भाई WHO जब हमारे साथ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन पर बात ना करें। सर, बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी को समझाइए कि रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या होता है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ शायद। जी सर, थर्ड टाइम। हाँ, थर्ड टाइम। तो बेसिकली रूटीन, आप जैसे ये जो वर्ड है रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो रूटीन में जो इम्यूनाइजेशन किसका, बच्चों का होता है बेसिकली। एडल्ट इम्यूनाइजेशन भी होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिसीज के लिए होता है। बट रूटीन में जो वैक्सीन बच्चों को मिलना चाहिए, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, खासकर जो 0 से 1 साल के बच्चे जो पैदा होते हैं न्यूबॉर्न से, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू से अब तो 16 ईयर तक रूटीन इम्यूनाइजेशन हो गया है, 16 साल तक हो गया है। तो जो ये वो रूटीन इम्यूनाइजेशन वो चीज़ है जो वैक्सीन हम बच्चों को बर्थ से स्टार्ट करते हैं और 16 साल तक दे सकते हैं। वो कुछ जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे आपका ऐसी बीमारियां हैं। वैक्सीनेशन होता किस लिए? क्योंकि ऐसी चीज़ जिसको हम रूटीन में इससे दवाइयों से या किसी बाकी चीज़ से नहीं रोक सकते। मतलब एक बार अगर वो चीज़ हो गई तो वो काफ़ी डेडली होती है, बहुत नुकसान करती है। इसलिए अब हर बीमारी के लिए रूटीन वैक्सीनेशन क्यों नहीं होता भाई, इतना कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं और कि जिनको हम वैक्सीनेशन से जल्दी रोक सकते हैं और इफेक्टिवली रोक सकते हैं। जैसे पोलियो खत्म किया, पोलियो आप कोई दवाई नहीं है, बता दो कोई मेडिसिन है तो नहीं है, उसके लिए वैक्सीनेशन ही चाह रहा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो हमारी जो इंडिया की या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और फिर वैक्सीन डेवलप की। उस वैक्सीन से उन बीमारियों के लिए जो रियल मतलब लीथल बीमारियां जिनको हो जाती हैं, उसको स्टार्ट किया कि भाई ये हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन में आपको बच्चों को देना है, ताकि हम इन बीमारियों से बचा सकें कि डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो होनी होती हैं बीमारियां, हो जाती है, क्योंकि उस टाइम एंडेमिक होता। पोलियो आज के 10 साल पहले एंडेमिक था इंडिया में, बिल्कुल होता था, और कितने लोग ऐसे थे जो पैरालाइज हो जाते थे और इसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता था। तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ अभी से 16 साल तक है। तो उन बीमारियों को एक स्टेप वाइज मैनर में उनके लिए वैक्सीन देना, ये एक शेड्यूल बनाया जाता है, सही अंतराल में सही डोज देना। उसको गवर्नमेंट फिर इम्प्लीमेंट करती है कि भाई पोलियो देना है तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन है, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है इंडिया का, जो जिसमें साइंटिस्ट है, पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो बैठते हैं कि भाई पोलियो देना है तो कितनी देना है। तो ये जो 2 ड्रॉप है ये ऐसे डिसाइड नहीं हुआ, या पेंटा देना है तो ऐसे डिसाइड नहीं हुआ। तो जो हमारी बीमारियां हैं, जो खतरनाक बीमारियां जिनके लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, उसमें एक हो गया पोलियो, एक हो गया हेपेटाइटिस बी, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डिप्थीरिया जो गलघोटू बोलते हैं, एक होता है काली खांसी, बिल्कुल, एक हो गया टिटनेस, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ इस पे मीजल्स, ठीक है, मीजल्स में बहुत डेथ होती है, मीजल्स खसरा जो माता बोलते हैं जिसको जी। और इसके बाद इन्हीं के बूस्टर्स दिए जाते हैं। फिर दूसरा, गवर्नमेंट आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो आप यू कैन से द जो हमारे पास वैक्सीन हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत सारी है। बहुत मतलब जो प्राइवेट में आप एक्सपेक्ट करते हो वो गवर्नमेंट में आज की तारीख में अवेलेबल है।
एंड मेनी मोर आर कमिंग। आप देख रहे हो अभी रिसेंटली यू कैन सी एंड मे बी साल भर के अंदर में आप देख रहे हो कि जो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन गर्ल्स को लगती है वो भी आने वाली है। अच्छा। टाइफाइड वैक्सीन जो आप प्राइवेट में लगवाते हो वो आने वाला है। तो ये सारी चीजें आने वाली है। लेकिन आज की तारीख में आईपीवी लगते हैं ना, इनएक्टिवेटेड जो किल्ड होता है पोलियो, जैसे पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे यहाँ से लेकिन फिर भी लगा आईपीवी है। आईपीवी का अगर आप एक सिंगल शॉट लेने जाओगे बाहर प्राइवेट में आप लगाने जाओगे 3000 से कम नहीं लगता। यहाँ पे वो एनएम एक फ्री ऑफ कॉस्ट रूटीन में बहुत मतलब एक सुंदर चीज है। एक तो ये वैक्सीन हो गई। अब वैक्सीन डिलीवरी के लिए उन्होंने एक इतना बढ़िया प्लान बनाया हुआ है कि हर ब्लॉक पे हर अर्बन यूपीएससी अर्बन में हमारे आगरा में 30 प्लानिंग यूनिट हैं। 30 यूपीएससी को बांटा हुआ है। 24 लाख की पॉपुलेशन को हमने 30 में बांटा हुआ है और हर जगह एक अर्बन हॉस्पिटल है। एक यूपीएससी में 5 एनएम है जो गवर्नमेंट ने, जो सीमा साहब और डीआर साहब के सहयोग से हम लोगों ने उनको सपोर्ट करके बांटा है। हर यूपीएससी एक यूपीएससी करीब 70 से 80 हजार की पॉपुलेशन पे है। 5 एनएम है। एक एनएम के पास एवरेज 15,000 की 10 या 15,000 की पॉपुलेशन आती है। उसमें वो एक महीने में 8 सेशन से 10 सेशन करती है। एक सेशन में एक आशा है। एक आशा के पास 2000 की पॉपुलेशन है। 1.5 से 2,000 में आपकी कम से कम 60 बच्चे होंगे। 60 बच्चों को वो रेगुलर ट्रैक करती है। उसके पास रजिस्टर है। अब आप सोचो एक एक बच्चे का नाम लिखा है। तो अगर हम ये सारी वैक्सीन रूटीन की जो वैक्सीन हैं जो हमें जानलेवा बीमारी से बचाती हैं इनका हम प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन कर लें, जबकि सिस्टम मैंने आपको बता दिया एक भी आगरा का घर छूटा नहीं हुआ। बहुत अच्छा। सबकी प्लॉटिंग है और सारी आशाओं को पता है। जहाँ आशा नहीं है वहाँ पे लिंक वर्कर है, प्राइवेट वर्कर, उसको पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है। तो उसके पास पूरे उस एरिया के गर्भवती महिला का नाम और उस एरिया के बच्चे का नाम सब लिखा हुआ है। उसको कौन सा टीका लगना है, कौन सा लग चुका है, वो टीका आगे आने वाले टाइम में कब लगना है, वो आशा उसके घर जाके बुला के आती है। उस दिन वो आके लगवाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पिछला 10 मेरे हिसाब से 2013 9 साल का जो हमारा एक टाइम रहा है, 2013 से पूरे स्टेट में हमने पूरा WHO ने सपोर्ट तो शुरू से चल रहा था, बट स्ट्रेंथनिंग जो है जो हम बिल्कुल अभी फोकस करने वाले हैं वो 13 से शुरू किया है। आज की तारीख में ये स्थिति है। हमने हर एक एरिया को, अगर आप अभी थोड़े दिन में है ना कि हम गूगल मैप पे डाल देंगे, अच्छा, उससे आपको ये पता चलेगा कि इस बुधवार को, पहले बुध को या पहले शनिवार को हमारे यहाँ जो सेशन होते हैं आरआई के वैक्सीनेशन होता है फील्ड में, वो होता है बुधवार या शनिवार। तो अगर ये मैसेज कम्युनिटी के लिए है कि अगर किसी का छोटा बच्चा है 0 से 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो भी है, अगर आपको वैक्सीनेशन उसका करवाना है तो आप अपने आसपास की जो आशा है उससे बात करें कि मैडम मुझे बच्चे को टीका लगवाना है, और वो आपको जगह बताएगी, डे बताएगी कि पहले बुध को मैडम इस प्राइमरी स्कूल पे आ जाना है या इस फलाने राशन कोटेदार के घर यहाँ पे लगेगा। तो जानकारी उसके पास है, आपको कांटेक्ट करना है। उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, वो आपको बना के देगी। उसमें अगर फीवर आता है तो उसको फीवर के लिए दवा वो देगी, पैरासीटामोल का सिरप होता है, फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन का है। प्रेग्नेंट वुमेन में उनका वेट, उनका ब्लड, उनका यूरिन, सारी जांच होती है, सारी मशीनें उनके पास है। ब्लड प्रेशर है, उनको टीडी का टीका लगाया जाता है। 2 टीके लगते हैं प्रेगनेंसी में 1 महीने के अंतर से। तो ये ओवरऑल जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और रूटीन इम्यूनाइजेशन से ही हम ये चीज़ों जो बीमारियां हैं इनको हम दूर रख सकते हैं। आज की तारीख में आप बताओ डिप्थीरिया के कितने केस आपने सुने होंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ हमें नहीं मिलते हैं, सुनने को मिलता नहीं, हमें मिलते हैं। अच्छा, वो सर्विलेंस है। ये WHO का सटीक सर्विलांस है, दूसरा सर्विलेंस है। मतलब ये एक प्रोग्राम है, बेसिकली सर्विलेंस के आधार पे हमने पोलियो खत्म किया। हाँ। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि साहब हमारे यहाँ पोलियो नहीं है, अनटिल अनलेस कि हम किसी बच्चे का सैंपल ले और टेस्ट करें, या किसी व्यक्ति का सैंपल लें और टेस्ट करें कि साहब नहीं, हाँ ये निगेटिव है, तभी तो बोल सकते हो। आप पूरे जिले में दो लोगों का सैंपल ले लो और बोलो साहब ये इनका निगेटिव रिपोर्ट है और हमारे यहाँ ये बीमारी है ही नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो आगरा में सर्विलेंस है, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछले साल भी डिप्थीरिया के केसेस एग्जामिन किए, 17 केस में से 3 केस पॉजिटिव निकले। अच्छा। 17 और है, ऐसा नहीं, हमारे पास सारा हिसाब रहता है, लेकिन वो केसेस आते हैं, सस्पेक्टेड केस आएंगे कि भाई अगर ऐसा कोई केस आएगा तो इन्फॉर्म करो, तो आते हैं, लेकिन बहुत रेयर पॉजिटिव आता है।
और उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ सर्विलेंस के साथ साथ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ने या गवर्नमेंट ने एंटी डिथीरिया सीरम की व्यवस्था कर रखी है जी। एक सीरम की वायल आती है कम से कम 7,000 की और एक बच्चे को लगता है कम से कम 8 वायल। अच्छा। तो 50,000 से ज्यादा की कॉस्ट आती है जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। या तो आप दिल्ली जाओ या तो आप डिस्ट्रिक्ट पे आगरा में। तो यहाँ पे एसएन में हम लोग सीएमओ साहब अवेलेबल कराते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं तो वो होता है। तो वो मरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या फ्री ऑफ कॉस्ट? वाह, बहुत अच्छा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट ने देखा ना कि भाई डिप्थीरिया केस आ रहे हैं, सर्विलेंस चल रहा है, रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रहा है, फिर भी कुछ केसेस आ रहे हैं तो उनको भी उनसे डेथ हो जाती है। फिर ना डिप्थीरिया ऐसा है कि अगर एक लेवल के पास चला गया तो डेथ हो जाती है। तो वो अगर हम दे देते हैं एडीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दिया जाता है तो बच्चे की डेथ नहीं होती। और यू कैन सी कि पिछले 2 साल में हमारे यहाँ डिप्थीरिया की वजह से डेथ एक भी नहीं हुई। उसके पहले क्योंकि एडीएस था नहीं इसलिए होती थी। तो ये साथ में रूटीन इम्यूनाइजेशन और पैरेलल हमारा सर्विलेंस। ऐसा नहीं कि हम बढ़ा लेंगे साहब रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा 100% हो गया तो अब केस क्यों आ रहा है। फिर जब आप वैक्सीन दे रहे हो तो केस आना नहीं चाहिए। तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन की ब्यूटी है कि अगर आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो आपके केसेस एकदम डाउन जाएंगे। तो इसलिए रेयरली आता है। तो इसका इफेक्ट दिखता है। अब काली खांसी के केस आपको नहीं मिलते। खसरा जो आज की तारीख में गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है रूटीन इम्यूनाइजेशन में खसरा के 2 टीके लगते हैं। एक होता है 9 मंथ पे, एक होता है 16 महीने, 14 से 16 के बीच में बच्चे के। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक मीजल्स जो बीमारी है, खसरा जो बीमारी है, जो जिसको छोटी माता बोलते हैं, उसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। बहुत अच्छा। खत्म करने के लिए क्या करना है कि बीमारी को इस लेवल तक ला दो कि वो फैल ना सके। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इराडिकेशन बोलते हैं जिसको हम रूट आउट करते हैं कि बिल्कुल जड़ से एक भी केस नहीं आना चाहिए अब। तो ये डिफरेंस होता है इराडिकेशन में और एलिमिनेशन में। तो एलिमिनेशन टारगेट दिसंबर में। उसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा WHO के सपोर्ट से एक एक्सरसाइज किया है कि पूरे जितने जिले हैं पूरे इंडिया में, पहले तो स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट्स, उनको छाटा गया कि कहाँ पे रूटीन इम्यूनाइजेशन में प्रॉब्लम है। खसरे के 2 डोज कम कहाँ पे, हमें खसरे के दोनों डोज का कवरेज चाहिए मोर देन 95%। और आज की तारीख में हम 70 पे चल रहे हैं। आगरा की बात करें तो, स्टेट की बात करें तो 80 के ऊपर है, 80% से ऊपर है। तो हमें काफी सारा काम करना है जी। तो इसमें क्या है, जो है ये मैसेज अगर कम्युनिटी में जाता है कि अगर खसरा हमें खत्म करना है, जैसे पोलियो खत्म हो गया अब आपको पोलियो नहीं मिलेगा, इसी तरीके से अगर खसरा एलिमिनेट हो गया तो आपको बहुत रेयरली मिलेगा। आज के 5 साल पहले चले जाओ, 2018 में जो ड्राइव हुआ था, MR ड्राइव हुआ था, जो स्कूलों में जा के टीके लगा रहे थे, उसी का आउटकम है कि आज की तारीख में खसरा बहुत कम हो गया। फिर भी केसेस हमें मिल रहे हैं, अभी भी आते हैं खसरा पॉजिटिव आते हैं। 10 केस पिछले साल थे हमारे यहाँ। तो इसको जड़ से खत्म, 10 केस एक डिस्ट्रिक्ट में होना, एक केस से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 लाख की पॉपुलेशन, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन तो मैं अलग रख देता हूँ। एक केस भी अगर आपके जिले में आ गया, उसका मतलब अगर एलिमिनेशन के बाद आ गया तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, कहीं ना कहीं स्प्रेड हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई WHO के सपोर्ट से। हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट छाटे गए। हाई प्रायोरिटी के बाद फिर हाई प्रायोरिटी सब सेंटर छाटे गए। सब सेंटर जो ANM एरिया होता है रूरल में, कि भाई कौन से एरिया खराब है। अब हम उन एरिया का स्पेसिफिक प्लान बना के कि इसमें खराब क्या है, क्यों खराब है, कि हेड काउंट नहीं है, आशा काम नहीं कर रही, कि हेड काउंट नहीं है, कि लोग नहीं आ रहे। तो ये सारे रीजन निकाल के सीएमओ साहब के सहयोग से वहाँ पे अब इंटरवेंशन करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, आगे काम करेंगे, फिर वहाँ पे कवरेज बढ़ेगा। तो जो अच्छा चल रहा है उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, जो थोड़ा सा बैक फुट पे है तो उनको थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो ये हमारा टारगेट है 2023 का दिसंबर का गवर्नमेंट का। तो हो सकता है, क्योंकि मीजल्स बहुत हल्की डिसीज है, अगर आपके 2 टीके बच्चों को लग गया तो जीवन में उसको मीजल्स खतरा नहीं होगा। जी। अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होता है, मतलब वो निमोनिया और जो होता है डायरिया, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं मीजल्स के बाद, वो रेयर हो जाते हैं। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन में अगर समराइज करूं तो बच्चे का अधिकार होता है एक तरीके से। सही कहा। जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका एक राइट है। जैसे हमारे राइट है कि साहब हमें लाइट, बिजली, पानी और ये सब चाहिए, गवर्नमेंट दे, इसी तरीके से बच्चे का राइट बनता है। अगर वो बर्थ पे है तो उसको हेपेटाइटिस बी का 0 डोज जो बोलते हैं और पोलियो की खुराक मिल जानी चाहिए, कहीं भी पैदा हो। इसके बाद 1.5 महीने पे उसको पेंटा फर्स्ट, जो जिसमें पेंटा बोलते हैं, 5 बीमारियों के एक ही इंजेक्शन होता है, 1 डोज जी, BCG, पोलियो, ठीक है, IPV,
और ये सारी चीज़ें होती, बहुत सारी पीसीवी आ गया, निमोनिया का टीका आ गया। आप पीसीवी लेने जाओ मार्केट में तो 3-3,500 से नीचे कोई हाथ ही नहीं लगाया था कि मैडम अभी नहीं, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। और अभी तो और वैक्सीन आ रही जैसे मैंने बताया। तो ये जो होता है 1.5, 2.5, 3.5, एक तो ये समझना, पब्लिक को क्या लगता है कि यार ये हर महीने इंजेक्शन लगाएगी एनएम, तो इसलिए पब्लिक अवॉइड करती है, अरे मैम हम नहीं लगवा रहे। उनको सबसे बड़ा मैसेज है कि भाई आपको बच्चे को 1.5 महीने पे लगेगा, 2.5 महीने पे लगेगा, 3.5 पे लगेगा। फिर उसको क्लियर कर दो कि आपको 9 महीने पे 1 इंजेक्शन लगेगा। फिर आप उसको क्लियर करके साहब 1.5 साल पे 14 से 16 महीने पे 2 इंजेक्शन लगेंगे नीजस का डीपीटी बूस्टर। फिर 5 साल पे लगेगा और देन 10 साल पे, फिर 16 साल पे। ये है पूरा शेड्यूल। पब्लिक को क्या लगता है कि यार ये हर महीने सुई लगाएंगी 2-2, 3-3, इसलिए वो पहले रोते हैं और फीवर भी आता है, तो इसलिए वो विड्रॉ कर जाते हैं। तो हमारा जो गैप है वो ये है कि जो हमारी आशा बहन जी हैं, कुछ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ लोग उनको मैसेज नहीं दे पाते, क्लियर नहीं कर पाते, बुला लाते हैं, लगवा देते हैं, इसके बाद उनको ये नहीं बताते कि बाकी टीका इतना ही लगेगा कि थोड़ा कम लगेगा, कि क्या होगा, कि भाई 3 महीने का बात है बहन जी, ये आप थोड़ा सा इसको थोड़ा आपका बच्चे को फायदा होगा, 3 महीने लगवा लो आप। तो वो जो मैसेज जाना चाहिए वो कहीं कहीं गैप है। अब उसमें हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, बट मैसेज जाने में थोड़ा टाइम लगेगा समय समय पर, इसीलिए आशा एएनएम की ट्रेनिंग्स भी होती है, अभी भी चल रही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कन्विंसिंग पावर इनकी अच्छी है और अच्छे से लोगों को कन्विंस करें तो बहुत जल्दी ये रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि 2023 तक सरकार भारत में मीजल्स को खत्म करना चाहती है, तो डेफिनेटली वो हो ही जाएगा। तो बहुत अच्छी आपने डिटेल जानकारी हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन पे दी है डॉक्टर साहब। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसी दौरान से बच्चे का रूटीन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, 16 साल तक के जब वो बच्चा रहता है। बहुत अच्छा, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों को बहुत फायदे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, जब हम वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन पे बात कर रहे हैं, तो कोविड वैक्सीनेशन की भी अब हम बात कर लेते हैं। कोविड की 2 डोज सभी को लगाई गई, उसके बाद बूस्टर डोज भी आ चुकी है और बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध है। 12 से 14 साल, 18 साल, ये सब बच्चों को वैक्सीन लग रही हैं, लगभग बहुत लग चुकी हैं। अगर हम WHO के माध्यम से बात करें तो 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अब जो वैक्सीन लग रही हैं उनका क्या स्टेटस है सर आगरा में? बढ़िया है। एक्चुअली आपका सवाल, ये जो 12 से 14 वाला जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें जो वैक्सीन आई थी कार्बीवैक्स। देखो वैक्सीन सारी एक जैसी होती है, ठीक है। टेस्ट गवर्नमेंट, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये देना चाह रहा हूँ पब्लिक के लिए कि आप उससे हिसाब, कुछ कई लोग ऐसे होते हैं कि सब लगवाना नहीं लगवाना इस टाइप से। 12 से 14 का जो कवरेज चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, वो अभी आगरा की स्थिति उसमें मतलब ज़्यादा बीच में है, ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा खराब, क्योंकि हर जगह ये हाल है। क्योंकि बच्चों का मामला जहाँ आ जाता है, पेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो लोग लगवा रहे हैं। आगरा ने बहुत झेला भी है सर, बहुत, हर डिस्ट्रिक्ट का हाल है, लेकिन आगरा थोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पे लिटरेसी रेट भी अर्बन बहुत बड़ा है, तो यहाँ सारे अच्छे लोग हैं, मतलब समझदार में हर आदमी पढ़ा लिखा है आज की तारीख में। मतलब आप वो छोड़ दो कि साहब वो जनरेशन मेरे हिसाब से तो अब निकल गई जी, बिल्कुल। आप अधिकतर लोगों से आप अगर बात भी करते हो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा बंदा, नॉलेज होती है, तो बोलता है साहब हम क्यों लगवाएं, तो उसको अगर बोल देते हैं भाई देख ये लगवाना है और ये 2 डोज लगनी है, एक अभी लगेगी, 28 दिन के बाद लगेगी। और अच्छा है कोविड हमने इसी तरीके से कंट्रोल किया, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया का वैक्सीनेशन टॉप पे, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया ने की है। और ये टेक्निकल जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें ना तो आप इसको वो कर सकते कि साहब नहीं वर्दी लगा दिया, फलाना लगा दिया, नहीं कर सकते आप, आपको लगेगा तभी चढ़ेगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। 12 से 14 में स्थिति हमारी बीच ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर सीमा ऑफिस से फिगर मिलेगा तो बेटर होगा। मैं तो हमारे पास इतने फिगर नहीं, हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अगर 18 से 14 की बात करें तो वो सब वैक्सीनेशन बहुत सक्सेसफुली हो चुके हैं। 18 से, क्योंकि लोग बड़े हो गए थे ना, बच्चे बड़े, तो एक बार पेरेंट्स भी सोचते चलो 18 साल का लोग, तो कई लोगों ने तो पहले ही मतलब लगवाए, बोल के लगवाए। लेकिन थोड़ा 10 से 12 के बीच में, 12 से 14 के बीच में आ गया ना, तो थोड़े बच्चे एज ग्रुप में हो जाता है, पेरेंट थोड़ा कॉन्शियस, छोटा बच्चा है अभी कैसे क्या, लेकिन फिर भी जो लोग ठीक ठाक थे उन्होंने लगवाया। सर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस आपको एडवोकेसी करनी पड़ती है, बेसिकली पेरेंट्स को समझाना बड़ा काम होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं या उनको एक बार बोल दो तो ठीक है, हर जगह तो एडवोकेसी नहीं की जा सकती ना। हर आदमी, अब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, 11 एसीएमओ है, एक सीएमओ साहब है,
12 हो गए, 17 मान लो, 18 हो गए, हम लोग भी है, 2-3 यूनिसेफ WHO मिला लो, 18-20 हो गए भाई। पूरे जिले में 52 लाख पब्लिक में से अगर आपका टारगेट फिक्स किया गया था 1.5 लाख लोगों को 1,30,000 लोगों को लगाना है, तो 1,30,000 लोगों के कहाँ तक जा पाओगे, जा ही नहीं सकते आप। तो तरीका वही है, कुछ लोग तो अपने आप लगवा लेते हैं, हाँ। बहुत कम लोग छूट पाते हैं। और दूसरा होता है कि आपकी प्लानिंग जो होती है ना, अगर आप मेटिकुलसली प्लान कर लो ना कि कहाँ से कौन सा बच्चा कहाँ से कवर होगा, स्कूल से कितने बच्चे कवर होंगे, आउटरीच में स्कूल मतलब पेरी में घर के आसपास जाके कितने कवर होंगे, अभी छुट्टियां चल रही थी तब कैसे कवर कर सकते हैं, अब स्कूल चालू हो गए तो अब हम कैसे कर सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट का सहयोग कैसे मिल सकता है। एजुकेशन हम लोग, मैं और डॉक्टर बर्मन साहब कई बार स्कूलों के DIOS साहब के पास गए और ABSA इन सब के पास जाके आए, DM साहब मतलब सीधे से, और ये सब काफ़ी रिव्यू करिए, उन्होंने बोला भी बहुत लोग एफर्ट किया तब जाके हुआ, नहीं तो पब्लिक आप सोचो कि कोविड जैसी चीज़ के लिए अब लोगों को, जहाँ लोगों के दिमाग में पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है। तो आज एक बहुत अच्छा माध्यम है डॉक्टर साहब आपके पास कि आप लोगों से कहें कि अपने बच्चों को 12 से 14 साल के और आने वाले समय के लिए छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन देखो, अब ये बताओ, अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, हर आदमी कोविड के दौरान आपने देखा होगा जब कोविड पीक पे था कितनी सारी लोगों की मतलब प्रॉब्लम थी, डेथ्स भी बहुत हुई, हर आदमी भाग रहा था। इवन डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि यार ये दवाई लगाएं, ये लगाएं, क्या लगाना क्या है। गवर्नमेंट WHO रिकमेंड करता था, एम्स का अलग आता था, जो जिसने जो पाया उसने वो किया। तो पब्लिक को लग रहा था यार इतना, सबको ये था कि अगला दिन हमारा कैसा होगा। इवन हम लोग ऐसे इस पोजीशन में थे, डॉक्टर के पास भी यही थी कि भाई हमने ये भी लगा दिया, स्टेरॉइड भी लगा दिया, एंटीवायरल भी चल रहा है, जो बोल देता था ना वो पकड़ के भागने लग जाते थे। साहब हमें ये कौन सी वो दवा, दुनिया भर की दवाइयाँ थी, साहब ये लगाओ, हाँ इससे फायदा हो रहा है। तो वो चाह, तो कोविड का कोई परमानेंट इलाज आज भी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था। तो आज भी जहाँ तक मुझे पता है एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, मुझे मतलब कोविड का इतना कोई परफेक्ट नहीं कि साहब ये एंटीवायरल है, ये इससे आप 100% हो जाओगे, नहीं है। तो वैक्सीन जैसे मैंने अभी रूटीन में बताया, ये भी इसी टाइप की है, डेडली डिसीज़ है, अगर प्रोग्रेस कर गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो अगर इसका एक ही इलाज है कि इसका अगर वैक्सीनेशन आपका 2 डोज का हो जाता है, देन आप उसको सस्टेन, आप अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हो कि भाई आगे अगर हमें कोविड होता भी है तो हमें इस टाइप की दिक्कत नहीं होगी कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं। WHO भी यही बोलता है, WHO ये नहीं बोलता कि नहीं इसको लगाने के बाद आपको कभी कोविड नहीं होगा या आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग बीमार होते हैं, वो बीमारी होती है माइल्ड होती है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, हमारे एक सीनियर वो बोलते थे कि वैक्सीनेशन क्या है, अगर आपको जनरल पब्लिक को समझाना हो ना तो उसको एक एग्जांपल दे दो। पुलिस थाना होता है ना, उसमें लोग वहाँ फोटो लगे होते हैं छोटे छोटे कि साहब ये इनको पहचान लो, इनको पहचान लो, इनको। तो वैक्सीनेशन हमारे बॉडी के अंदर वही काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी ही चीज़ें वो चीज़ें पैदा करता है कि भाई ये आदमी है, अगर इसको पहचान लो। हमारे बॉडी का जो सिस्टम है ना, जो लड़ता है चीज़ों से, उसको वो चीज़ रिकॉग्नाइज कराई जाती है कि यार ये अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए आपके बॉडी के अंदर तो आपको पकड़ लेना है, ठीक है। तो जैसे ही वो कोविड का वैक्सीनेशन जो होता है उसमें वो चीज़ फोटो बन गई आपके बॉडी के अंदर वैक्सीन के, उसने वो चीज़ बना दी आपके अंदर कि साहब ये है। और आपके अंदर आया, जैसे ही वो कोविड वायरस आया तो आपका बॉडी आप पहले से पता है कि यार ये है, तो उसने उसकी प्लानिंग पहले से कर रखी है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बिल्कुल। अगर आपके अंदर वैक्सीन नहीं है, आपको नहीं पता कि यार इसका फोटो कैसा है, तो आपकी बॉडी तो प्लानिंग तो है नहीं ना आपके पास। बिल्कुल सही। जब आपके पास बॉडी के अंदर प्लानिंग नहीं है, आपकी एंटीबॉडीज है नहीं उसके अगेंस्ट, तो आप कैसे फाइट करोगे। ज्यादा लोग आ गए, आपका वैक्सीन लगा हुआ ज्यादा टाइम हो गया, आपने बूस्टर नहीं लिया, आपका टाइम बहुत हो गया, आपके पास प्लानिंग, लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, जो आपकी एंटीबॉडीज बनी वो थोड़ा सा डल हो गया कि यार पहचान यही वही है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में, तो वो फिर असर दिखा देता हल्का सा, लेकिन थोड़ी देर बाद याद आ जाता है कि हाँ कहाँ गया, तब तक वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत मतलब सिंपल आदमी को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये बूस्टर का तरीका भी यही है, जब से लोग बॉडी की मेमोरी थोड़ा सा डाउन होने लगती है एंटीबॉडीज की, यार थोड़ा, तो वो बूस्टर दे देते हैं, इसलिए फिर से जग जाते हैं हाँ यही है। तो अगर वो वापस आता है तो ये लाइफ टाइम चलता है। हाँ। फिर वो आदमी को एक बार याद दिलाओ, 2 बार याद दिलाओ,
तीसरी बार याद दिला दिया आपने, वो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। आप तीसरे बूस्टर के बाद आपको 14 बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जहाँ तक समझते हैं। हाँ। तो ये जो सिस्टम है बॉडी का, ये जनरल अगर इस टाइप से समझो तो बहुत अच्छा है। आप कोई भी आदमी समझ सकता है। अगर आपको पता है कि हमारा ये चोर कौन है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं, 10 लोग चले आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, किसके अगेंस्ट कौन आ गया, तो आप तो जनरल ले लोगे ना। ये वैक्सीन का रोल होता है। जी जी, तो और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने सभी बच्चों को आप जल्द से जल्द कोविड वैक्सीनेशन लगवाइए। और बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीनेशन है सर, और कितनी डोज है उसकी? जो 12 से 14 वाली है वो कार्बीवैक्स है, ठीक है। वो आपके 2 डोज है, अभी तो वो 2 ही है, एक महीने के अंतर से दिया जा रहा है। तो उसमें फर्स्ट डोज है एंड देन सेकंड 28 दिन के बाद है। 28 दिन के बाद दूसरी डोज तो वो दूसरा है। बाकी अभी चल रहा है बेसिकली, और भी अभी इसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, मतलब अप्रोच क्या हो गई कि यार कोविड तो अभी खत्म हो गया, तो लोग थोड़ा सा कैजुअल हो गए, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी ऐसे नहीं केस नहीं आ रहे, केस आ रहे हैं, 2-4-5 केस डेली आ जाते हैं। और नहीं भी आए, आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर लीजिए, आप अपनी इम्यून को बढ़ा लीजिए, डोज ले लीजिए। तो जरूरी है वैक्सीनेशन। अगर गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है तो उसके पास कुछ बैकअप है, ऑब्वियसली। बिना किसी साइंटिफिक और किसी भी स्टडी या किसी भी रिसर्च के कोई भी चीज फील्ड में नहीं आती। बहुत सारी एजेंसीज है ना। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन के बारे में आप क्या अभी एक्चुअली नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन आएगा जरूर गवर्नमेंट, क्योंकि चाहेगी, क्योंकि हमारा वही से जैसे मैंने बताया ना कि एक कोहॉर्ट, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कोई छूट ना जाए शेड्यूल में आप लोग चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंडेशन, जो गवर्नमेंट टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उसके हिसाब से चलती है, तो वो आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा डोज क्या होगा, साइट क्या होगी, कौन सी वैक्सीन होती है, क्योंकि वैक्सीन तो जैसे किल्ड आईपीवी है या पोलियो के लिए अलग है, अभी जैसे इसमें कोवैक्सीन आ गई, अभी कॉर्बेवैक्स आ गई, तो अलग अलग आती रहती है। लेकिन उसमें बेसिकली जो मेन कंटेंट है, कोई एमआरएनए बेस्ड है, कोई इस टाइप किल्ड है, तो वो डिसाइड करना होता है टेक्निकल, उस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द हम लोगों के बीच में छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन धीरे धीरे मुझे लगता है, मतलब मैं उस टाइप से नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक तरीके से रूटीन हो जाना है, क्योंकि वायरस तो हमारी कम्युनिटी में सेटल हो गया अभी। इसको स्ट्रांगली जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये हमारे दिखाता रहेगा, घर परिवार का हिस्सा बन गया है ये। हो गया। अब आपको सिर्फ यही है कि आपको बचा सकता है वही कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वाला जो बिल्कुल सही बात है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल। तो कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, आप सभी लीजिए, बूस्टर डोज भी लीजिए। और बूस्टर डोज के बारे में भी डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे? बूस्टर में बेसिकली यही है कि बूस्टर अभी जो हमारे 18 से ऊपर वाले जो लग रहे थे उनका भी है, 45 के ऊपर तो उन्होंने बूस्टर कर ही दिया है गवर्नमेंट ने। तो जो 60 के ऊपर है वो तो गवर्नमेंट में लगवा सकते हैं जी, लेकिन जो 60 के अंदर है उनको आप डोज लेने के लिए, अगर वो लेना चाह रहे हैं, जैसे रिकमेंडेड तो है, तो लेना भी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई, अगर आपकी बॉडी भूल गई तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो उसके लिए आपको प्राइवेट में जाना होगा। प्राइवेट में उनके कुछ चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, वो लेते हैं। तो वो पहले तो मतलब फर्स्ट सेकंड तो आप गवर्नमेंट में फ्री लगा सकते हैं, लेकिन बूस्टर के लिए बिलो 60 ईयर आपको प्राइवेट में लगना होगा, और 60 से ऊपर है तो फिर वो गवर्नमेंट में लग जाता है। जी, बूस्टर की भी एक ही डोज है डॉक्टर? हाँ, एक ही है, वो डोज भी वही है, वैक्सीन भी वही है। जो वैक्सीन आपने पहली बार लगाई वही वैक्सीन आपको कंटिन्यू, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लगनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आज डॉक्टर बी एस चंदेल जी हमें दे रहे हैं, जो कि WHO से सटीक जानकारी लेकर आते हैं हमारे बीच में, और वही आप सबको हम बताना चाहते हैं कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का लगातार पालन करते रहिए, यानी कि मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप मत जाइए, सैनिटाइज या फिर अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से धोते रहिए, और साथ ही साथ लोगों से उचित दूरी बनाकर रखिए। ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। अभी भी कोविड वायरस हम सभी के बीच में है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत जल्दी गायब हो गया है। तो बचाव रखिए, और वैक्सीनेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार एक शेड्यूल के साथ काम कर रही है, तो सही उम्र नाप कर और सही वैक्सीन पर रिसर्च होने के बाद वो बच्चों के लिए भी वैक्सीन ला रही है। डॉक्टर साहब का भी ये कहना है, और हमारा भी आपसे ये कहना है, सरकार का भी आपसे ये कहना है कि अपने सभी बच्चों को जो 12 से 14 साल तक की उम्र के हैं और उससे अबव भी हैं, उनको आप जरूर वैक्सीनेशन करवाइए, और जल्द ही जल्द छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आने ही वाली है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को अब हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। चलते चलते आपका मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आप क्या कहना चाहते हैं सभी लोगों से? बेसिकली मेरा मैसेज यही है कि हम लोग बहुत मेहनत से
गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, हम लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। काम गवर्नमेंट कर रही है, मतलब मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि सपोर्ट हमारा और सर्विलांस आपका है, आप लोग भी बहुत मेहनत से कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, डेडिकेशन है हमारा, पूरा रहता है। लेकिन एक आदमी से आप समझते हो ना, हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बारीकी से बता सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है और आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टारगेट है मीजल्स एलिमिनेशन का दिसंबर 2023 का, उसको अचीव करने के लिए हमें मीजल्स जो हमारा रूटीन में, मीजल्स अकेले मीजल्स वैक्सीन लगाने से नहीं होगा। जब तक हम बाकी वैक्सीन नहीं लगाएंगे 9 महीने से पहले वाली, तो भी हमारा बेकार है। अच्छा। जो पोलियो, बीसीजी, पेंटा 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड मीजल्स फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, 1.5 साल तक का वैक्सीनेशन पूरा कराएं। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम मीजल्स एलिमिनेशन को अचीव नहीं कर सकते हैं। और वी डोंट हैव टाइम, लाइक आज की तारीख में अभी चल रहा है जुलाई, और हमें अगले दिसंबर में एलिमिनेट करना है। अब आप सोचो हमारे पास कितना टाइम बचा, कम समय है, बहुत कम टाइम है। तो इसके लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसके जो भी बच्चा है, रूटीन इम्यूनाइजेशन से कोई नुकसान नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जो होना होता हो तो वो बात की बात है, लेकिन आज तक रूटीन इम्यूनाइजेशन से बहुत, मतलब मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल, गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं करती। तो अगर आप अपने बच्चे को रूटीन इम्यूनाइजेशन देते हो, एक तो आप अपने बच्चे की लाइफ सेव कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप एक कम्युनिटी को सेव कर रहे हो कि अगर वो बीमारी एलिमिनेट हो गई तो आपकी कम्युनिटी से खत्म, तो आपके आने वाली जनरेशन फ्री है। तो एलिमिनेशन पे काम करना है। दूसरा है कि आपका कोविड वैक्सीनेशन, तो इस पे काम करना है। तो बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बताई कि रूटीन इम्यूनाइजेशन कितना जरूरी है। हम उससे अपने बच्चे को भी सुरक्षित रखते हैं, परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं और एक समाज को और देश को भी सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि जब सरकार का ये सपना ही है और एक मिशन है कि 2023 तक मीजल्स को, यानी खसरा, छोटी माता जिन्हें हम कहते हैं, वो बीमारी खत्म करनी है। और उसके लिए रेगुलर इम्यूनाइजेशन जो बच्चे की जाती है, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तभी से ये इम्यूनाइजेशन शुरू हो जाता है व्यक्ति की, यानी जब वो बच्चा बड़ा होता है 16 साल तक की उम्र के लिए रेगुलर जो चार्ट बनता है, आपको आशा, ANM जो सही जानकारी देते हैं वो लेकर रेगुलर इम्यूनाइजेशन जरूर कराइए, अपने आप को सुरक्षित जरूर रखिए। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल जी, आप हैं सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO आगरा डिस्ट्रिक्ट से। सर, कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की ओर से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय के इस सामुदायिक रेडियो की ओर से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा आते हैं और हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आप जिस टाइम से आप सवाल पूछते हो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, लेकिन कंसाइज, मतलब बढ़िया है। ओवरऑल जो मुझे लगा कि जो मुझे मैसेज देना चाहिए था, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं जी, और हम लोग मतलब बहुत गवर्नमेंट सिस्टम बात करता है। मैं तो ठीक है, आपने टेक्निकली जो जितने सवाल, वो टेक्निकली जो डाउट्स हैं कम्युनिटी में, वो अगर हम क्लियर कर पाते हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ पे आया कि लोगों को जो डाउट्स हैं दिमाग में कि साहब ये क्यों लगाए, ये ऐसे क्यों करें, बच्चों को क्यों लगाएं हम कॉर्बेवैक्स, बाकी क्या क्यों नहीं लगवा रहे कि नहीं लगवा रहे, या इसका क्या इम्पैक्ट आता है, तो उसको क्लियर करने के लिए अगर एक प्रॉपर जगह से मैसेज जाता है मेरे हिसाब से, तो लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम, इस सीरीज स्वास्थ्य बाण को हम रेडियो पर भी चलाते हैं, इसे प्रसारित करते हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कोशिश करेंगे और आशा करते हैं आप समय निकालकर फिर हमारे रेडियो स्टेशन पर आएंगे, हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू सर। तो अब आप सभी से हम इजाजत लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के साथ। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे होगी मुलाकात एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।